अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं आपकी जानी पहचानी आरती टिक्कू। बहुत शुक्रिया आरती कि आज आप आई हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू। वैसे तो हमने आज दो टॉपिक डिस्कस करने, एक तो आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने जो फाइन लगा दिया या जो फीस लगा दी है आईटी के एक्सपर्ट्स के ऊपर, और जो कहा जा रहा है तकरीबन 1 लाख जो एग्जैक्टली H1B वीज़ा जो है उसके ऊपर, तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे भी पहले आरती, आप जानती हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में डिफेंस को लेकर एक डील की गई है। अब कहा यह जा रहा है अगर एक कंट्री पर अटैक हुआ तो दूसरी पर भी समझा जाएगा। आपके यहाँ से ये कहा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, कहा जा रहा है दोबारा अटैक किया जा सकता है। आपको लगता है, अगर आई विश कि ऐसा ना हो, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ऐसा अटैक हो जाता है भारत की तरफ से पाकिस्तान पे, तो क्या सऊदी अरेबिया आएगा आपसे लड़ने? देखिए आरजू, ये तो अपने आप को मतलब डिल्यूजनल जो होंगे वो इस तरह की बातें सोचेंगे। आ, लेकिन जो रियल पॉलिटिक्स में सिचुएशन होती है वो इस तरह नहीं होती जिस तरह से नारेबाजी लगाते हैं या जो चेस्ट थम्पिंग होती है, वो इंडिया में हो पाकिस्तान में हो उस तरह से रियल राजनीति नहीं होती। जियोपॉलिटिक्स के का सबसे बड़ा असूल ये है कि सब स्टेट्स जो है, कंट्रीज जो है, अपना पहले सेल्फ इंटरेस्ट देखती है, पहले अपना बचाव देखती है, ना कि वो दूसरे के मसले में पड़ के अपने आप को बर्बाद करे। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये सोचना कि अगर इंडिया अटैक करता है पाकिस्तान पे या पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करता है तो सऊदी अरेबिया साथ में खड़ा हो जाएगा। ये जियो पॉलिटिक्स में ऐसे नहीं होता। इनफैक्ट आज की दुनिया का इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है, अगर आप देखें, यूक्रेन में जंग चल रही है, रशिया और यूक्रेन की। यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है, और उनका मसला ही यही था कि वो नेटो के मेंबर बनना चाहते थे, और ताकि वो अपनी वो पूरा का पूरा वेस्टर्न ब्लॉक जो है उनको खुल के उनका डिफेंस कर पाए। नेटो उनका खुल के डिफेंस नहीं कर पा रहा है। जो जो रशिया का अटैक यूक्रेन पे हुआ, अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर होता तो तब शायद सबकी मजबूरी बन जाती कि वो फुल फ्लेजेड, मान लीजिए कि मतलब यूएस को, यूके को, फ्रांस को, जर्मनी को, ये सब कंट्रीज को अपने बूट्स ऑन द ग्राउंड रखने पड़ते यूक्रेन में। वैसे ही अगर आप देखें कि अगर इसराइल भी होता, नेटो का मेंबर होता, या इसराइल बेशक जो उसको सपोर्ट है, यूएस का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, और उसकी वजह से वो गाज़ा में जो जेनोसाइड कर रहा है और हमास के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई, लेकिन टेरर एक तरफ रह गया, अब तो जेनोसाइड की कहानी ही है वहां पे गाज़ा में। तो अगर देखा जाए, अगर इसराइल के पास उस तरह का सपोर्ट होता बहुत सारी कंट्रीज का, तो वो जाके उनके साथ खड़े हो जाते। या अब आप ये भी सारी बातें छोड़ दीजिए, हमास के पास अगर सारे मुस्लिम कंट्रीज का, मुस्लिम नेशंस का, अरब वर्ल्ड का सपोर्ट होता, तो वो जाके हमास के बदले, पैलेस्टीनियंस के बदले लड़ाई करते इसराइल के साथ। पर वैसा हुआ नहीं है, क्योंकि सब अपना अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख रहे हैं इसमें कि क्या इसराइल के साथ सऊदी अरेबिया जो है लड़ाई कर पाएगा अकेले में? क्या जॉर्डन, क्या इजिप्ट, क्या कतर, कितने भी जितने भी अरब नेशंस है, पाकिस्तान है, क्या इसराइल के साथ पैलेस्टीनियंस के खिलाफ जो है, पैलेस्टीनियंस के हक में जो है, क्या वो इसराइल के साथ युद्ध कर सकता है? नहीं कर पाएंगे, इसलिए सभी चुपचाप बैठे हैं। उसी तरीके से अब आप कह रहे हैं कि इंडिया का अटैक पाकिस्तान पे या पाकिस्तान का अटैक इंडिया पे, इसमें क्या ये तो वही बात हुई, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला किस्सा हो जाएगा कि भाई जंग किसी की हो रही है, हम अपने लोग जो है मरवाने के लिए भेजेंगे वहां। देखिए, सऊदी और पाकिस्तान का जो ये डिफेंस डील है, इनफैक्ट इसमें ये भी आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूँ कि सऊदी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी
अरेंजमेंट जो है ये अभी का नहीं है, पुराना है। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया में जो सीज ऑफ मक्का हुआ था, तो उस वक्त पाकिस्तान जाके सऊदी जो हाउस ऑफ साउद है उनकी मदद करने गया। बेशक पाकिस्तान की मदद से वो ज्यादा नहीं कर पाए थे उस वक्त पाकिस्तान की आर्मी, क्योंकि उनमें उतनी क्षमता ही नहीं थी। फ्रांस के लोग आए थे, एक्सपर्ट्स आए थे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के, उन्होंने बचाया था हाउस ऑफ साउद को। तो सऊदी की जो रॉयल्टी है, रॉयल फैमिली है, वो पहले तो ये है कि वो एक इंस्टॉल्ड फैमिली है, एक इंस्टॉल्ड किंगडम है जो अंग्रेजों ने एस्टैब्लिश किया। आपको याद होगा, आपके दर्शकों को याद होगा कि वो अंग्रेजों की बनाई हुई एक हुकूमत, एक किंगडम है। और उसमें अब पाकिस्तान सऊदी के साथ डील कर रहा है, डिफेंस डील कर रहा है कि एक पे अटैक होगा तो आप हमें बचाने आएंगे। ऐसा नहीं है। सऊदी अपने लिए इस वक्त जो है बहुत परेशान है। उसका परेशानी का कारण ये है कि मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा भूकंप आया हुआ है जब से एक तो अक्टूबर 7 का जो टेरर अटैक हुआ इसराइल पे, और उसके रिस्पांस में जो इसराइल ने हमास को खत्म करने का जो रिस्पांस दिया है, रिटेलिएशन दिया है, उसकी वजह से वो जो जीनोसाइड में कन्वर्ट हो गया है गाजा में, उसकी वजह से काफी बड़ा एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आया है। बेशक अमेरिका का सपोर्ट है इसराइल को, लेकिन आपको अभी आपने देखा होगा कि ईरान, बेशक ईरान जो है, अमेरिका हमेशा नहीं, कुछ सालों से ईरान को काफी हॉस्टिलिटी दिखाई और उन्होंने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पे अटैक किया, जबकि उनकी नेगोशिएशन चल रही थी, उनके बीच में डायलॉग चल रहा था। दूसरी तरफ से ये किसी ने सोचा नहीं था कि अरब वर्ल्ड में कतर पर हमला करेगा इजराइल, क्योंकि कतर भी है जो है उसने काफी मैन्यूवरिंग करके यूएस और इजराइल का साथ दिया है लगातार काफी लंबे अरसे से। और आपके दर्शकों के लिए ये भी बताऊं कि पाकिस्तान, जिसके बारे में बड़ी गलत फहमी है लोगों को, या बाकी मुस्लिम नेशंस के बारे में भी ऐसी गलत फहमी है कि वो पैलेस्टीनियंस के हक में खड़े हुए हैं लोग। आपको याद दिला दूं कि पाकिस्तान के एक जो बाद में जनरल जियाउल हक बने, जब वो ब्रिगेडियर थे, तो उन्होंने जब जॉर्डन में 1967 वॉर जब इजराइल का हुआ, उन्होंने उस टाइम पे काफी सारे पैलेस्टीनियंस जो है वो जॉर्डन चले गए। और ये 1970 की बात है। जॉर्डन का जो राजा थे उनको पैलेस्टीनियन से खतरा लगा। आपको याद होगा यासिर अराफात जो है, जिन्होंने पीएलओ बनाया था, रेजिस्टेंस मूवमेंट खड़ा किया था, जॉर्डन के किंग को अपने आप को खतरा लगा, क्योंकि उनको लगा होगा कि वो इजराइल को के साथ नहीं लड़ सकते हैं, उनको काउंटर नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने किसकी मदद ली? उस वक्त ब्रिगेडियर जो थे जियाउल हक, उन्होंने कहा जाता है कि लगभग 25,000 पैलेस्टीनियंस का मैसेकर जो जॉर्डन में हुआ, वो ब्रिगेडियर जियाउल हक ने करवाया जॉर्डन में। तो ये गलत फहमियां पाल के रखनी कि मुसलमान सारे के सारे जो है पैलेस्टीनियंस के लिए खड़े हुए हैं, वो ऐसा कुछ है नहीं। सऊदी अरेबिया आज की डेट में भी बेशक इतना अमीर हो, बेशक उनके पास पैसा हो, पेट्रो डॉलर इकोनॉमी उनकी चल रही है इतने अरसे से, उसके बाद भी वो पैलेस्टीनियंस के लिए खड़े हो नहीं पाए। लेकिन उनको कहीं ना कहीं डर शायद इस बात का भी होगा कि पब्लिक सेंटिमेंट जो अरब वर्ल्ड में है कि पैलेस्टीनियंस के साथ जेनोसाइड हो गया गाजा में, और कल को अगर वही जनता खड़ी हो जाए सऊदी अरेबिया के हाउस ऑफ साउद को, रॉयल्टी को नीचे उतारने में, तो उनका क्या होगा? जो सीज ऑफ मक्का की जो खतरनाक वो जो मेमोरी है, वो अभी तक गई नहीं है। 1979 की मेमोरी बहुत डीप है रॉयल्टी जो सऊदी की है उनके मन में। तो इसलिए वो अपनी सुरक्षा के लिए कि कल को अगर
इजराइल ने नेतन्याहू बीबी नेतन्याहू की खुद के बहुत मसले हैं, वो एक जीनोसाइडल वॉर क्रिमिनल तो है ही है, और ऊपर से उनके ऊपर करप्शन के बहुत सारे केसेस है। वो तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ओपनली लिखा है कि प्रेसिडेंट ये ट्रंप ने ट्वीट्स में लिखा है कि बीबी अगर बैठा है वो तो उनकी मेहरबानी से बैठा है, अमेरिका की मेहरबानी से, कि नेतन्याहू ये सारा वॉर चला रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन अगर नेतन्याहू को कल को ये लगा कि कोई मूवमेंट खड़ा हो गया या हमास के कोई फुटप्रिंट सऊदी अरेबिया में मिल गए, तो वो तो सऊदी पे भी अटैक कर सकता है। तो क्या उस वक्त जो है पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को बचाने आएगा वाकई इजराइल से? कल को, अच्छा छोड़िए एक तरफ से इजराइल, अगर आप देखें कि आज की डेट में इजराइल और यूएस के बीच में भी एक तनाव है। वो जैसा कि मैंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ओपनली लिखा है कि नेतन्याहू जो है उनकी उनकी ब्लेसिंग से, उनकी प्रोटेक्शन में वो अभी वो चला रहा है ये सारा वॉर। लेकिन कल को अमेरिका जो है प्रेशराइज करे सऊदी अरेबिया को, कि बाकी सारी कंट्रीज को, कि वो इजराइल का साथ ना दे, तो उस सिचुएशन में भी क्या होगा? मतलब ये बहुत सारे इश्यूज है। तीसरा सबसे बड़ा जो इशू है कि सऊदी अरेबिया ईरान को हमेशा अपना राइवल मानता आ रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अपने आप को इन अ वे क्रूसेडर कहिए, चैंपियन कहिए या लीडर कहिए पूरे मुसलमान कम्युनिटी का, और वो ईरान को अपना राइवल जब देखता है, थ्रेट मानता है। आज की डेट में बेशक ईरान पे अटैक हुआ इजराइल और अमेरिका का, लेकिन आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ईरान के अयतुल्ला को नहीं हटा पाए हैं। ईरान ने जो अपनी रेजिस्टेंस दिखाई और ईरान ने जो काउंटर अटैक्स किए इजराइल पे, उनके अगर आप देखें हुतीज जो है, जिन्होंने बहुत ही बोल्डली या डिफाइंस में कहिए उन्होंने जो अटैक्स किए हैं, बेशक हिजबुल्ला खत्म हो गया होगा, लेकिन ईरान को, ईरानियन रेजीम को लोगों का सपोर्ट मिला अपनी ही कंट्री में। उनके साथ वो वाला इशू नहीं है जो सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली को जो एक इनसिक्योरिटी है वो आज की डेट में नहीं है। दूसरी बात, ईरान के अगर आप देखें बॉर्डर्स पाकिस्तान के साथ शेयर होते हैं। अगर अगर मान लीजिए कल को जंग होती है इजराइल और ईरान के बीच में, उस वक्त क्या आपको लग रहा है और उसमें सऊदी अरेबिया, अब वो कौन सा साइड लेगा ये कहना मुश्किल है कि क्या वो ईरान के फेवर में लेगा एज अ मुस्लिम नेशन, कि एज अ राइवल वो इजराइल के साथ खड़ा हो जाएगा। तो क्या उस वक्त पाकिस्तान जो है एफर्ट कर सकता है कि वो ईरान के खिलाफ लड़ाई करे सऊदी अरेबिया के साथ? आपको लग रहा है कि पाकिस्तान खुद बच पाएगा? ईरान के बॉर्डर बलूचिस्तान के साथ है, ईरान का बॉर्डर इंडिया का जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की मैं बात करती हूँ, गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ पे शिया माइनॉरिटी है, प्रिवेल करती है, तो शियाज वहाँ डोमिनेंट है। तो क्या पाकिस्तान एफर्ट कर सकता है कि वो अपने सारे बॉर्डर्स, अपने सारे फ्रंट्स खोल दे ईरान के साथ, ईरान के खिलाफ? तो ये मुझे लग रहा है पाकिस्तान ने बेशक ये डील किया हो और इसमें अभी वाहवाही कर रही हो, शाबाशी दे रहे हो अपने आप को, लेकिन पाकिस्तान ने अपने लिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और कॉम्प्लेक्सिटीज इसमें खड़ी कर दी है, क्योंकि वो इसमें अपना अपना ईरान के साथ भी एक तरह से दुश्मनी मोल रहा है। दूसरा, वो हमें ये नहीं मालूम है कि कल को अगर ये सारी सिचुएशन होती है कि पीओजे के बलूचिस्तान, जहाँ पे ईरान जो है, ईरान का डायरेक्ट एक्सेस है, वहाँ पे अफगानिस्तान और ईरान की क्या इक्वेशन रहेगी, हमें ये नहीं मालूम। तो क्या इतने सारे फ्रंट्स पाकिस्तान की जो आर्मी है या एस्टैब्लिशमेंट है वो खोल सकता है अपने ही देश के खिलाफ? तो मुझे लगता है ये डिफेंस डील जो है, ये कहने वाली बातें हैं
कि पाकिस्तान को बहुत मजबूती हासिल हुई है इस डील से। सऊदी अरेबिया इनके लिए लड़ने आएगा। देखिए, सऊदी अरेबिया का रिलेशनशिप इंडिया के साथ भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि इंडिया का रिलेशनशिप सऊदी अरेबिया के साथ खराब है। चूंकि हम लोगों का उनके साथ ट्रेड अच्छा है और हम लोगों का उनके साथ कोई झगड़ा नहीं है, तो वो क्यों आएंगे वो इस लड़ाई झगड़े में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। साथ साथ में ये भी बताना चाहती हूँ कि इंडिया का बहुत बड़ा डायस्पोरा जो है वो अरब कंट्रीज में है, वो सऊदी में भी है। बहुत बड़े नंबर जो है इंडियन लेबरर्स, इंडियन वर्कर्स जो है सऊदी अरेबिया में काम करते हैं। तो ये इंडिया और सऊदी अरेबिया भी नहीं चाहेंगे कि वो रिलेशनशिप खराब हो जाए, कि इतना बड़ा डायस्पोरा जो है डिस्प्लेस हो वहां से। तो इंडिया भी पूरी कोशिश ऑब्वियसली यही करेगा कि सऊदी अरेबिया के साथ अपना रिश्ता बरकरार रखे, अच्छा बना के रखे। और साथ ही साथ ये भी कि सऊदी अरेबिया भी इतने सारे फ्रंट्स खोल नहीं पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स बेशक पाकिस्तान के पास है और वो चाहेंगे कि वो जो न्यूक्लियर एश्योरेंस या न्यूक्लियर क्या कहते हैं, इंश्योरेंस ही समझिए, जो पाकिस्तान की तरफ से है, उसमें वो नहीं चाहेगा कि इंडिया एक न्यूक्लियर कंट्री है, न्यूक्लियर पावर है, यहाँ उसमें वो उस झगड़े में पड़ जाए। तो तीसरा ये कि इंडिया का भी ओवरऑल अगर आप देखें, ईरान के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, अरब कंट्रीज, बाकी अरब कंट्रीज के साथ अच्छा है। इनफैक्ट पैलेस्टीनियंस पे भी इंडिया एक बहुत कम कंट्रीज में से है जिसने 2 स्टेट सोल्यूशन हमेशा सपोर्ट किया है और अभी भी किया है। तो हम लोगों का कोई झगड़ा नहीं है किसी भी मुस्लिम नेशन के साथ, सिवाय कि पाकिस्तान की तरफ से ही क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है और वो एक बहुत ही बड़ी अड़चन रहा है। हमसे ज्यादा मुझे लगता है पाकिस्तान को उसका नुकसान हुआ है और अभी भी हो रहा है, क्योंकि इकोनॉमिकली पाकिस्तान की तो दशा ये है कि उसको ये डिफेंस डील्स वगैरह करनी पड़ रही है, क्योंकि सऊदी अरेबिया $3 बिलियन दे रहा है। तो ये सारी जो पाकिस्तान को मजबूरी में जाके ये सिक्योरिटी कवर देना पड़ रहा है सऊदी को, क्योंकि पाकिस्तान अंदर से खोखला और कंगाल हो चुका है। पैसा नहीं है ना लोगों को देने के लिए, तनख्वाहें देने के लिए, ना ही इकोनॉमी चलाने के लिए या इसको फ्लरिश कराने के लिए। तो मुझे लगता है ओवरऑल पाकिस्तान को इसमें कोई खुश होने की जरूरत नहीं है और इंडिया को तो मुझे नहीं लगता है इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल होना तो है, यही चाहिए कि किसी को एक दूसरे से बिल्कुल भी जरा भी खतरा ना हो। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका कुछ नाराज लग रहा है भारत से। क्या वजह है कि एक बार फिर हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो इतनी हैवी फीस जो है वो इंडियंस पे खास तौर पे लगा दी है, और सुबह से हमारी यहाँ यही न्यूज चल रही है। तो उसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का अगर आप एजेंडा लेके देखें, और इसमें किसी को भी आश्चर्य, सरप्राइज नहीं होना चाहिए था। इनफैक्ट मागा जिसको भी समझ आया वो एंटिसिपेट करेगा या करता कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इमिग्रेशन पे बहुत अपना एक एजेंडा लेकर आएंगे, वो जो टैरिफ है उस पर अपना एक बहुत बड़ा एजेंडा लेकर आएंगे। तो मुझे नहीं लगता है, अगर आप मुझे एज एन एनालिस्ट और एज अ स्कॉलर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, मुझे कोई भी किसी बात पे भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। लेकिन साथ में अगर आप देखें कि इंडिया जो है वो सिंगुलरली थोड़ा सा, मैं कहूंगी, ज्यादा सिंगल आउट हुआ है। बेशक उनकी जो पॉलिसी है, अब H1B हो या टैरिफ हो, वो सब कंट्रीज उसमें पिस सकती है, पिस जाएंगी, और उसमें वो अमेरिका का भला करना चाहेंगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो है उसको लेकर वो अपनी पॉलिसी लेकर चल रहे हैं। लेकिन इंडिया इसमें खास तौर से पिस रहा है, क्योंकि 2-3 वजह है। एक वजह मुझे लगता है, और मैं ये ओपनली कह रही हूँ, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है, एडवाइजर्स है, जो
कहते थे, क्लेम करते थे कि उनका अमेरिका में बहुत इन्फ्लुएंस है, और हमेशा ये कहते थे कि इंडिया और अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी जो हम लोगों ने उन्होंने बनाई है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ट्रम्प के आने से पहले भी और ट्रम्प के जाने के बाद भी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकली वहां पे कुछ चैलेंजेस खड़े हुए हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी के एडवाइजर्स और मिनिस्टर्स जो हैं वो सिचुएशन को ना तो अच्छी तरह से रीड कर पाए हैं, ना तो एंटिसिपेट कर पाए हैं, और ना ही उन्होंने मुझे लगता है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की साइकोलॉजी है या फिलॉसफी है या उनकी पॉलिसी है उसको बहुत ही गहरे तरीके से समझा है, और उसके काउंटर मेजर्स जो एंटिसिपेशन में करने चाहिए थे डिप्लोमेटिकली वो नहीं किए। और मैं ये हमेशा कहती आ रही हूँ कि इंडिया और यूएस का रिलेशनशिप ट्रैक पे, इनफैक्ट पहले भी मैंने कहा, अगर ट्रैक पे आएगा तो वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रम्प की बातचीत से होगा, और हमें मालूम है कि वो मिलने वाले हैं आने वाले फ्यूचर में, नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में हमें लगता है कि वो मिलेंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो ट्रैक पे आ सकती है। अभी भी लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो पिछले कुछ महीनों में खराब हुई थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रम्प में जैसे ही एक कम्युनिकेशन लाइन एस्टैब्लिश हुई तो कुछ चीज़ों में ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हुआ है, और वो जो एग्रेशन दिख रहा था यूएस की तरफ से वो अभी नहीं है। लेकिन पॉलिसी जहां तक मैटर करती है तो पॉलिसी कंसिस्टेंट है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के विजन के तहत। अब इसमें मुझे लगता है कि इंडिया को अगर आप देखें, हमारे यहाँ बहुत टाइम से हमारा कहना था और मानना था कि इंडिया का ब्रेन ड्रेन हुआ है पिछले 35 साल में। जब से इंडिया इकोनॉमिकली लिबरलाइज हुआ तब से हमारा जो सबसे ज्यादा मेरिटोरियस कंस्टिट्यूएंसी कहिए या मेरिटोरियस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी कहिए, वो चूंकि इंडिया में प्रोग्रेस तो हुई डेफिनेटली, लेकिन उन सारे सेक्टर्स में जहां पर हमने 80s में हमने कोई मेहनत नहीं की, 70s में नहीं की, वो हमने एंटिसिपेट नहीं किया था कि ये ऐसी हमको इंडस्ट्री चाहिए, हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पीछे रह गए, हम लोगों ने वो सब नहीं किया जो चाइना ने किया। तो उसकी वजह से कई सारे लोग जो है जैसे ही इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन यहाँ पे हुआ और यूएस ने भी अपना ग्लोबलाइजेशन कहिए उसको, तो उन्होंने जो एंट्री दी उसमें काफी सारा इंडियन टैलेंट जो है यूएस जाके सेटल हुआ। बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे है आज की डेट में, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को रन कर रहे हैं। लेकिन इंडिया का उसमें ये एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि जो बहुत मेरिटोरियस सेगमेंट था वो हमारे पास नहीं था, और हम लोग कई सारी चीज़ों में पीछे रह गए क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी, ह्यूमन रिसोर्स की जो कैपेसिटी है वो उतनी एडुकेट नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। उसका लाभ जो है वो अमेरिका ने उठाया। आप देखिए आईटी सेक्टर जो है, सिलिकॉन वैली जो है, वो पूरी की पूरी इंडिया के टैलेंट से भरी हुई है। इंडिया की का जो सबसे सॉफ्ट पावर जो यूएस में बना वो इसी सेगमेंट की वजह से बना, क्योंकि इंडियन बच्चे जो है साइंसेस, मैथ्स, ये सब स्टेम्स की जो सब्जेक्ट्स है ये सब पढ़ के बहुत रिग्रेस हमारा एजुकेशन सिस्टम, थैंक्स टू हमारे जो फाउंडिंग फादर्स है रिपब्लिक के, वो एक को ही श्रेणी दूंगी, मैं सबको दूंगी, वो नेहरू है, पटेल है, BR अम्बेडकर है, जितने भी लोग थे जिन्होंने काफी मेहनत की। तो एजुकेशन की वजह से हम लोग अपने बच्चे बाहर भेज सके, यूएस भेज सके, और यूएस को उसका बहुत बड़ा फायदा हुआ। यूएस की आईटी इंडस्ट्री और अब जो कन्वर्ट हो रही है एआई में, उसमें इंडियंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। अब अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है
H1B में बहुत बड़ा एक स्टम्बलिंग ब्लॉक डाल रहे हैं, बैरियर डाल रहे हैं कि वो हर एम्प्लॉयर जो इंडियन को नहीं, जो भी H1B वीजा पे एम्प्लॉइज ला रहा है, वो किसी भी कोने से हो दुनिया के, लेकिन ये बात सच है कि इंडिया के सबसे ज्यादा बच्चे जो है H1B वीजा का फायदा उठाते आ रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा हमारी एजुकेशन सिस्टम इतनी रोबस्ट थी, साउंड थी कि हम बच्चे भेज सके। IIT IIM जो है हमारे पुराने इंस्टीट्यूशन है वो गए। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली वो सब नहीं कर पाया, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी इन चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया। उनका तो एक ही मुद्दा रहा जिहाद, कभी अफगानिस्तान में, कभी कश्मीर में, कभी पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने इस्लाम और जिहाद के नाम पे अपने आप को बर्बाद किया। तो इंडिया की जो जितनी भी इंटेलेक्चुअली मैं कहूंगी कि जो इंटेलिजेंट मेरिटोरियस सेगमेंट है, वो अगर वापस आता है तो इंडिया के लिए आज की डेट में बहुत मुश्किल नहीं है कि उनको अकोमोडेट करना, उनको एडजस्ट करना। इनफैक्ट हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि टैलेंट वापस आएगा, और टैलेंट जो इनोवेशन लाएगा, जो उनकी ट्रेनिंग है, जो एक्सपीरियंस है, जो एक्सपर्टीज है, वो इंडिया में वो काम आएगी। उससे हम जो चाहते कि आईटी इंडस्ट्री तो ऑलरेडी है इंडिया में, लेकिन एआई की जो इंडस्ट्री में जहाँ पे हमें वो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, उससे काफी फायदा हो सकता है। हम ऑलरेडी चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी है हमारे पास, हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी ऑलरेडी है। तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, हम लोग भिखमंगे नहीं है पाकिस्तान की तरह कि $3 बिलियन के लिए ऐसी डिफेंस डील करें जिसमें अपने आप के लिए आफत ही लाएंगे। तो मुझे लगता है कि इंडिया के लिए ये ब्लेसिंग हो सकती है, प्रोवाइडेड कि जो इंडियंस वहाँ पे यूएस में हैं और जिनको एग्जिट डोर दिखाया जा रहा है H1B वीजा के पॉलिसी में जो चेंज आया है प्रेसिडेंट ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, अगर वो सारा टैलेंट वापस आता है, मुझे लगता है इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एआई इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री को और भी मजबूत करें, और हम बहुत बड़े कॉम्पिटिटर बन सकते हैं पूरी दुनिया में। हम यूएस के कॉम्पिटिटर बनेंगे, हम चाइना के कॉम्पिटिटर बनेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि हमें उतनी बड़ी कोई परेशानी होगी। बिल्कुल हो सकता है कि इतनी बड़ी परेशानी ना हो, लेकिन अभी अगर हर तरफ देखा जाए तो लग यही रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प कहीं ना कहीं से हर 2 दिन के बाद कोई ऐसी बात कर देते हैं जो कि यकीनन भारत के फेवर में नहीं होती। लेकिन ये कहाँ जाकर रुकेंगे और कहाँ जाकर अपनी बात को वापस लेंगे, वो हम देखते हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन। जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, हर क्लाउड की एक सिल्वर लाइनिंग होती है। मैंने जैसा कहा, मैं किसी चीज से सरप्राइज नहीं हूँ। कोई भी एनालिस्ट होगा, पॉलिसी मेकर होगा, वो एंटिसिपेट करेगा ये सारी चीजें। बट कुछ लोग यहाँ पे जिन्होंने नहीं एंटिसिपेट किया, वो हो सकता है परेशान हो, लेकिन जिन्होंने एंटिसिपेट किया वो ये समझते हैं कि इसमें इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो जो भी करते हैं, अब आप देखिए कि उन्होंने बहुत कुछ टैरिफ्स पे कहा, तो इंडिया ने जाके जो है अपना रिश्ता जो कि चाइना के साथ कई सालों से खराब था, तो थोड़ा बहुत उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश जो क्रिएट हुई इसी क्राइसिस के दौरान। तो मुझे लगता है कि वही मैंने कहा, हर क्लाउड की सिल्वर लाइनिंग है। मैं एक ऑप्टिमिस्ट होने के नाते मैं वो सिल्वर लाइनिंग देखती हूँ। इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है। सऊदी अरेबिया में हमारा डायस्पोरा है, यूएस में हमारा डायस्पोरा है, अरब नेशंस में हमारा डायस्पोरा है, ये सारा ट्रेंड डायस्पोरा है। ये अगर वापस आ भी जाता है तो मुझे लगता है कि इंडिया के पास इतनी कैपेसिटी है आज की डेट में कि वो इन सबको अकोमोडेट करके इनको ही अपना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकता है। डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। और यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर मेरी और आपकी मैं कहूँगी कि एक जैसी है, वो ये कि मैं भी हर चीज़ में से कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचती हूँ, और मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी निकल सकती है हर प्रॉब्लम में से। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू।